नमस्कार, न्यूज स्टेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों में करीब 20 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि औसत संक्रमण दर भी 10% के आसपास बन चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत का मामले सामने आए। आज चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना आखिर बेकाबू कैसे हो रहा है। संक्रमण के बाद अब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रशासन और जनता वक्त के साथ क्या लापरवाह होती चली जा रही है और एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की सख्ती के साथ जरूरत आ चुकी है। टेस्टिंग बढ़ी तो और भी ज्यादा जो कोरोना संक्रमण का ग्राफ है बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों बाद फिर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 482 नए पॉजिटिव केस मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 3100 के करीब पहुंच गई है। कोरोना की औसत संक्रमण दर करीब 10% है। रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। ज्यादातर राज्यों में BXX फैमिली का वेरिएंट सक्रिय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस फैमिली का एक भी वेरिएंट किसी मरीज में नहीं मिला है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी तक खतरनाक माना जा रहा वेरिएंट नहीं मिला है, फिर भी मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 15 दिनों के ट्रेंड को देखें तो छत्तीसगढ़ में 23 अप्रैल को 1, 21 अप्रैल को 3, 20 अप्रैल को 2, 19 अप्रैल को 1, 18 अप्रैल को 4, 16 अप्रैल को 1, 15 अप्रैल को 3, 14 अप्रैल को 1, 13 अप्रैल को 2 और 8 अप्रैल को 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई। मतलब पिछले 15 दिनों में छत्तीसगढ़ में करीब 20 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। उधर मध्य प्रदेश में बेशक छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन MP में भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में खतरा बढ़ रहा है। MP में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक्टिव मरीजों का ग्राफ 364 के पार चला गया है। भोपाल में करीब 115 एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इंदौर में 25 वर्षीय गर्भवती महिला की कोरोना से मौत हो गई है। निश्चित रूप से संख्या तो बढ़ी है और हम लोग पूरी कोशिश में है कि उसको किस तरह से नियंत्रित करें, और इसलिए आप लोगों के माध्यम से लगातार हम जनमानस से अनुरोध कर रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। एक वही रास्ता है जिससे हम इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा अपन ने सेकेंड वेव में किया भी है कि उसी आधार पे हमने उसे कंट्रोल किया था। माना जा रहा है कि कोरोना का अभी पीक आना बाकी है, ऐसे दावे एक्सपर्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 10 अप्रैल के बाद से जिस तरह कोरोना के केस बढ़े वो चौथी लहर का असर है। कोरोना की चौथी लहर का पीक 1 मई के बाद आएगा। इसके बाद मई में ही केस कम होने शुरू हो जाएंगे। तो कोरोना का पीक आना अभी बाकी है, मतलब आने वाले कुछ दिनों में केस और बढ़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को भी एहतियात बरतना होगा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए संकट का काल बन चुकी है और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है। एक्सपर्ट भी उसमें शामिल हैं और वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने आप को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में बचाना है। जरा आपको सबसे पहले आज के खास पैनल से मिलवा देते हैं। हमारे साथ IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जरा सत्यप्रकाश सिंह जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में जिस लिहाज से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? हम क्यों नहीं उसको रोक पा रहे हैं? बढ़ता संक्रमण लोगों के मन में भी डर बता रहा है और दिखा भी रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। क्या कारण आपको नजर आ रहा है? देखिए शुभेंदु जी, आप सही बोले, थोड़े तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। मगर हमारी सरकार जैसे कि आग्रह कर रही है जनता से कि प्रोटोकॉल, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। क्या है, थोड़ी सी जो मैं पर्सनली अगर बात करूं तो जनता में थोड़ी सी भी डर उतनी नहीं है। क्यों नहीं है? उसके कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में जो मिल रहे हैं वायरस, वो उतने खतरनाक वायरस नहीं मिले जो जैसे चाइना में चौथी लहर 5वीं लहर में मिली थी।
तो यहाँ पे अभी वैसे वायरस नहीं मिले हैं। तो जहाँ तक सरकार की बात की जाए, सरकार हर तरीके से तैयार खड़ी है। अगर अभी क्या है, वैसे रैपिड सिचुएशन नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो या बहुत ज्यादा ऐसे संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रही है, वैसे चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी हमारी सरकार उसके लिए तैयार है कि अभी आपने 2-3 दिन पहले आपके चैनल पे भी देखा था मैं कि हमारी सरकार ने बहुत सारे पीपीई किट हो, टेस्टिंग किट हो, सब मंगवा लिए पहले से ही। और जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स उनको भी रेडी रहने के लिए कहा कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनको भी मेन डॉक्टर्स के साथ मेन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो इलाज कर सके। तो हमारी जो सरकार की क्या है ना सर, हम पहले कोरोना के उस खतरे को देख चुके हैं, हमने वो वेव देखी है जब अचानक से ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो ऐसी सिचुएशन कम से कम ना बने, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो हाल फिलहाल के अंदर केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, ये अभी पीक आना इसका बाकी है। और अगर पीक आएगा तो आप समझ सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा था, बहुत तेजी के साथ ग्राफ भी बढ़ा था, ऐसी स्थितियां आगे ना बने। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी तैयारियां कम से कम पूरी होनी चाहिए। हम यही फोकस कर रहे हैं कि हाँ, अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं कम से कम पूरी रहें। सरकार से व्यवस्था पूरी है, हमारी सरकार की व्यवस्था पूरी। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है, कोविड और बढ़ता है, तो हमारी सरकार, मैंने जैसे भी बोला, पीपी किट हो, टेस्टिंग किट हो, बेड की व्यवस्था, सब चीज की तैयारी पहले से सरकार ने कर रखी है। तो उसके बाद भी सरकार बार बार आग्रह कर रही है कि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। क्या है, जब जनता थोड़ी सी जो पहले जो लहर आई थी उसके बाद से देखें तो जनता ये समझने लगी कि अब इसके साथ हमको जीना है। तो थोड़े से जो पब्लिक भी है वो भी थोड़े से अभी हल्के में ले रही है कोविड को। मगर मेरा भी आपकी तरह से आग्रह ये है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और उसके बाद ही हम इस पर कामयाब ये हो सकती है, ताकि कोरोना ना फैले। और फिर उसके बाद सरकार बार बार आग्रह करिए, जनता भी अब समझ रही है। अब धीरे धीरे जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी सर, लेकिन लोगों के बीच में अभी भी जागरूकता उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ ये कहते हैं कि लोग जो है जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, या अभी जो कोविड प्रोटोकॉल है पूरा चल रहा है ये कि पूरा जो आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बोल दीजिए, नुक्कड़ सभा के माध्यम से बोल दीजिए, गांव में जाके लोगों को समझाने की बात कीजिए, वो सब कार्यक्रम चालू है हमारी सरकार की तरफ से। और उसके अलावा मैं मेडिकल की बात की जाऊँ तो मेडिकल की भी तैयारी पूरी है, अस्पताल का हो, किट का हो, पीपीई किट का हो, उसकी भी तैयारी है। तो चारों तरफ से हमारी सरकार की तैयारी चल रही है। उसके बाद आप देखिएगा 1 मई से जैसे एक्सपर्ट बता रहे पीक आएगा, तो मेरे को नहीं लगता कि जैसे हमारी सरकार की योजना चल रही हो, जिस तरह से जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं बोलने उनको आग्रह करने के लिए, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता उतना पीक आएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा मई में। ठीक है, हमारी उम्मीद भी यही है कि जो कोविड का पीक है उसमें ज्यादा नुकसान कम से कम प्रदेश के अंदर ना देखने को मिले, देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को ना मिले। लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं निशिकांत पांडे जी से। निशिकांत जी, ये कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं, चाहे अस्पतालों के भीतर व्यवस्थाओं को लेकर के हो, चाहे लोगों को जागरूक करने से जुड़ी हुई हो, सभी चीजें पूरी हैं। आपको नजर आती हैं क्या? सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षर से पालन करें, हल्के में ना ले, जितने भी प्रोटोकॉल है उसका फुलफिल करें, मास्क अवश्य लगाएं। रही बात जो सरकार के दावे की है, देखिए जितना कैजुअल अप्रोच अभी सत्यप्रकाश जी कर रहे हैं उतना कैजुअल होना नहीं चाहिए। इनका मतलब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और सारी तमाम व्यवस्थाएं, साथ ही साथ जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस हो। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है, जिनका टीकाकरण अभी भी किसी कारण से नहीं हुआ है उनको आइडेंटिफाई करके उनका टीकाकरण कराना आवश्यक है। यही वो कमजोर कड़ी है जहां से ये स्प्रेड होने की संभावना ज्यादा होगी। रही बात व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि जब ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो फिर व्यवस्थाएं फिर वैसे ही चरमराएंगी, क्योंकि सिस्टम उसको एवेल करने के स्थिति में नहीं रहता। लेकिन जो मुख्य विषय है वो है, एक तो टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्टिंग हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का एकदम नहीं। बीच में कुछ सवाल ये भी उठ रहे थे सर कि कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर अभी जो वैक्सीन है वो उतनी ज्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं हो पा रही है जितनी लोगों के लिए लगनी चाहिए। इसके लिए सीधे केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा था। मुझे नहीं लगता। अभी इनको राजनीति इस पे भी करनी है तो ठीक है, उनका अपना विषय है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने हर राज्य को पूरी व्यवस्था दे रखी थी। आज भी छत्तीसगढ़ में कई लोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। 2 लोगों की जो मृत्यु हुई थी पहले राउंड में 10 दिन पहले, उनमें 2 या 3 लोग जो वैक्सीनेट नहीं थे। भी अप्रोच करना पड़ेगा और पॉजिटिवली करना पड़ेगा। नहीं तो जिम्मेदारी निभाएगा कौन? सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन, 100% वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। और इसको हमारे जो पैनल में एक्सपर्ट बैठे हैं IMA के, वो बताएंगे आपको कि मतलब 100% वैक्सीनेशन का कारण क्या है। उससे स्प्रेड्स जो है ना वो कम होगा, ना के बराबर होगा। और अगर होगा भी, अगर कोरोना अगर हो भी जाए तो भी वो लड़ सकता है वहां पे। अभी ऐसे लोग भी मिल जा रहे हैं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कैसे
मतलब वैक्सीनेशन कराया गया है, अगर किसी काउंटर पे वैक्सीनेशन कम है या नहीं है तो उसकी सूचना किसको देनी है, इनको बताना पड़ेगा। इन्हें मांगते भी नहीं है, बताते भी नहीं, सिर्फ सीधा आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन ये दलगत राजनीति से बाहर आके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो त्रासदी हमने देखा है 21-22 में, वो त्रासदी अब दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं होगी किसी में। ये मानवता के खिलाफ है, इसलिए ना संपूर्ण पहल करनी पड़ेगी चारों दिशाओं में। जी ठीक है, मैं जरा जल्दी से, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन एक जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद में विकास अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। MC मिश्रा सर, एक चीज बताइए कि अब जो ये ग्राफ बढ़ रहा है और खास करके संक्रमण का जो दर है जिस लिहाज से नजर आ रही है, उसके मुताबिक जो मौतों का आंकड़ा है वो भी सामने आ रहा है, ये किस तरीके का खतरा बता रहा है? क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो बाकी प्रदेशों के अंदर कोरोना का वेरिएंट है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मौत हो रही है, ये अपने आप में चिंता का कारण भी है। बिल्कुल, ये एक चिंता का कारण अवश्य है। मैं समझता हूँ ये एक जांच का विषय है कि जो मृत्यु कोविड से रिलेटेड हो रही है या जिनको कोविड है उनमें हो रही है, उनमें थोड़ा विस्तार से जाना पड़ेगा कि क्या वो उन लोगों का टीकाकरण हुआ, क्या पहले कोविड हुआ उन लोगों को, वो किस रोग के साथ भर्ती हुए, क्या वो कोविड की वजह से भर्ती हुए, कोविड का निमोनिया हुआ उसकी वजह से भर्ती हुए अस्पताल में और उसकी वजह से मृत्यु हुई ICU में वेंटिलेटर पर जाने के बाद। तो ये जब तक इसका विस्तृत विवरण नहीं होगा, इसका ऑडिट कर पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं अभी अस्पतालों की स्थिति दिल्ली में, मैं बता सकता हूं कि कोई अधिक लोग कोविड की वजह से अस्पतालों में नहीं आ रहे हैं और पॉजिटिविटी दिल्ली में भी है। अधिकतर लोग घर में रह के ही ठीक हो रहे हैं, जो भी वो उनको लक्षण होते हैं उनका मिनिमम जो न्यूनतम उपचार है वो करके ठीक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मृत्यु दर अभी रिपोर्ट नहीं हुई। और छत्तीसगढ़ में भी, जैसे हम लोगों की परसों भी बात हो रही थी, आपने कहा 30 दिन में 20 लोगों की मृत्यु हुई है, जो संभवतः कोविड से उसको जोड़ा जा रहा है। तो देखना ये पड़ेगा कि कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति को कोई और रोग है जिसकी वजह से अस्पताल जाना पड़ा और साथ में उनको कोविड भी का भी डायग्नोसिस हुआ, तो ये भी देखना पड़ेगा। और चूंकि अभी भी पॉजिटिविटी जैसे आप बता रहे हैं दर 9-10% के करीब बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, 10% तो अवश्य जो अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे उस पे टेस्टिंग वगैरह पे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस और लोगों में जानकारी प्रदान करने का और थोड़ा ज्यादा, और जो बचाव के उपाय हैं उन पे भी सरकार को थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चिंता की बात तो ये भी है, ये माना जा रहा है कि अगर टेस्टिंग बढ़ा दी जाती है तो ये जो ग्राफ अभी नजर आ रहा है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। विकास अग्रवाल जी, इसी से जुड़ा मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि अब इसके लिए ये माना जा रहा है कि अगर आप टेस्टिंग भी बढ़ा देते हैं, अलग अलग जगहों पर टेस्टिंग के लिए व्यवस्थाएं भी कर देते हैं, तो ग्राफ तो और ज्यादा खतरनाक नजर आएगा, लोगों में पैनिक बनेगा, डर बनेगा। और सवाल इससे जुड़ा एक ये भी है कि क्या ये डर अच्छा भी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है हम थोड़ा सा आराम वाली स्थिति में आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है कोरोना चला गया। तो ये वाला जो डर है वो डर थोड़ा सा अच्छा भी है क्या? देखिए, डर तो बहुत अच्छा है कि लोगों में थोड़ा सा कम से कम इस बारे में शायद जागरूकता आए कि हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। और जहां तक बात है टेस्टिंग की, अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। कारण ये है कि यह एक वायरल इन्फेक्शन जो सामान्य तौर पर समाज में पाया जाता है उसका रूप ले चुका है। तो यदि एक व्यक्ति के अंदर ये वायरस चला गया है, उसे सर्दी खांसी बुखार है और वो व्यक्ति समाज में घूम रहा है, मार्केट में घूम रहा है, तो उसकी सांस के साथ, खांसी के साथ वो कीटाणु आसपास के लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे ही करेंगे, जैसे दूसरे वायरल इन्फेक्शन करते हैं। तो जितने भी लोगों की आप टेस्टिंग करेंगे उसमें पॉजिटिविटी तो आएगी, ये सही बात है, ठीक है। लेकिन वो सीवियरिटी ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। और जैसा डॉक्टर मिश्रा सर ने बताया कि जितनी डेथ अभी हो रही है हॉस्पिटल्स में, वे जरूरी नहीं है कि कोविड की वजह से डेथ हो रही हो। पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके वो हम डाटा देखें तो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग ज्यादा हैं।
तो हो सकता है कि वो डायबिटिक हो या किडनी प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, और जैसा प्रोटोकॉल है कि हॉस्पिटल वाले एडमिट करते हैं तो अभी कोविड का टेस्ट करते ही है, तो उसमें पॉजिटिव अगर वो आ जाता है तो रिपोर्ट हो जाता है कि हाँ ही इज पॉजिटिव, तो डेथ हो जाती है तो आ जाता है कि पेशेंट हैज डाइड ड्यू टू कोविड और एनीथिंग एल्स, बट ड्यू टू एक चीज और भी है सर, हम एक चीज और भी देख रहे हैं कि हम सारी चीजों का जो जिम्मा है वो जनता के ऊपर भी डाल रहे हैं। हम टीकरा सारा जनता के ऊपर फूट रहे हैं कि जनता बड़ी लापरवाह है, लेकिन जनता के साथ साथ हमारा प्रशासन भी क्या थोड़ा सा लापरवाह हो गया है, क्योंकि उतनी ज्यादा अलर्टनेस क्या नजर नहीं आ रही है जितना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी अलर्टनेस की कमी तो नजर आ रही है, कहीं भी इस तरह के कोई प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता को तो खैर इस चीज को अपना सोचना ही पड़ेगा कि हमें अगर सर्दी खांसी बुखार हो गया है तो हम घर के अंदर रहें, कम से कम बाहर न जाएं, लोगों में अंदर ये बीमारी को न फैलाएं। लेकिन प्रशासन को भी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी, कम से कम लोगों से मास्क का प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। भीड़ का तो प्रोटोकॉल का पालन तो जब कोविड था तब पालन नहीं हो पाया था, हफ्ते में एक दिन मार्केट खुलता था तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, तो ये तो एक तरह से प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर हम ये मान करके चल रहे हैं कि कोरोना के साथ हमें जीना होगा तो हमें उन प्रोटोकॉल्स का पालन भी आगे भी करते रहना होगा अगर कोरोना से बचना है। निशिकांत जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सत्यप्रकाश जी आपके पास आऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक मतलब आईएमए के पूर्व अध्यक्ष से सहमत हूँ। अप्रोच को ना थोड़ा सा दूसरे दिशा में लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अप्रोच रखना पड़ेगा। दूसरा, स्कूल को अभी इससे मतलब रिलीफ दिया जाए कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसको भी शासन प्रशासन को देख के ना स्कूल को बंद कराना चाहिए। अगर इसका फोर्थ वेव का हमको अंदेशा हो रहा है तो बाकी जो मेडिकल टर्म्स की बात जो है, दोनों वरिष्ठ डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपना आकलन बता दी। नहीं ठीक है इसमें, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि कोरोना का जो पीक आने वाला है, ये कहा जा रहा है कि 1 मई के आसपास ये कोरोना का पीक आएगा, और अभी जिस लिहाज से संक्रमण की दर नज़र आ रही है, अगर ये तेज़ी के साथ बढ़ती है तो ये बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत भी है। सत्यप्रकाश जी, सरकार इसको लेकर के क्या फोकस कर रही है आगे आने वाले कुछ समय तक, खास करके मई तक को लेकर के कुछ खास प्लानिंग भी है? अच्छा सवाल बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी हमारी सरकार, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पूरी अलर्ट मोड में है। आपको भी मालूम है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हर 1 हफ्ते बाद 15 दिन पे रिपोर्ट ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। हर विभाग से वो जितने भी विभाग बोल रहे हैं, हर हॉस्पिटल से वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, किस हॉस्पिटल कितने टेस्टिंग हो रहे हैं, कितने डेथ अगर हुई है तो कितनी हुई है। तो हर मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे रिपोर्ट लिया जा रहा है। और सबसे बड़े आपके चैनल के माध्यम में बताऊंगा कि टेस्टिंग की जो आप बात करते हैं, हर जो बड़े हॉस्पिटल्स है उनको एक टारगेट दिया हुआ है कि पर डे आपको कम से कम 300 से 350 टेस्टिंग करनी है। तो ये अलर्ट मोड में चल रहा है। और एक और आपके माध्यम से बोलूंगा कि अभी निशिकांत पांडे स्कूल की बात कर रहे थे। देखिए, हमारे शासन की तरफ से पूरे स्कूल्स को, जितने भी स्कूल, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबको नोटिस जा चुका है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसे किसी को सर्दी खांसी हो तो उसको तुरंत घर भेज दे या उसको बोले कि 1 हफ्ता 10 दिन की छुट्टी दे। तो ये अलर्ट मोड में सरकार है। और अभी आपको थोड़े दिन बाद और दिखेगा, हमारे रायपुर की अगर मैं पार्टी की बात करूं तो नगर निगम भी मोड में आने वाली है कि नगर निगम के जो स्टाफ है थोड़े दिन बाद सड़कों पर उतर के भी वो जिस स्टेप से पहले जो चेकिंग करते थे मास्क वगैरह वो भी करना चालू करना। ठीक है, तो ये सब चीज हम अलर्ट मोड पे। चलिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है, जैसे बोले पहले तो ये अलर्ट मोड में सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है कि ठीक है, अलर्ट मोड पर सरकार काम कर रही है। ये है कि मीटिंगों में चल रही है और थोड़े दिन में आपको उसका असर दिखेगा जब इसकी डाउन होगी। एमसी मिश्रा जी, अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, जैसा कि कहा भी गया कि स्कूलों के अंदर अगर संक्रमित कोई बच्चा नजर आता है तो उसको वापस से स्कूल भेज दिया जाए। इसको लेकर के एक बकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी टेस्टिंग करवाना ये बड़ा जरूरी है? अलग अलग स्कूलों में क्या ऐसे टेस्टिंग के कैंप लगा देने चाहिए, बच्चों का रैंडम टेस्ट कर लिया जाए, देख लिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर भी कई बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनको तुरंत घर भेज दिया जाए या फिर अस्पताल में उनको आइसोलेट कर दिया जाए? ये इस पे निर्भर करेगा कि क्या कितना संख्या है जो बच्चों को, अगर किसी को लक्षण है तो अगर अधिक संख्या है तो जो आप कह रहे हैं वो उसको उस पर विचार करना चाहिए। यदि इतना नहीं है संक्रमण बच्चों में और उनसे इतना इस बात का खतरा नहीं है कि वो घर जाके और अपने घर वालों को संक्रमण फैलाएंगे, तो फिर इसमें मैं समझता हूँ कि अभी जो लक्षण जिसको है उसी की टेस्टिंग करें और उनको बल्कि उनके माता पिता को ये बताएं कि भाई अगर बच्चे को थोड़ा सा भी ये अगर संदेह है कि इसको किसी प्रकार का खांसी जुकाम बुखार है तो उसको स्कूल ना भेजें। और क्योंकि फिर एक स्कूल बंद करना
फिर आपको लॉकडाउन करना, फिर उसको मास्क को अनिवार्य करना, उस पर फाइन करना, वो फिर लोगों को वो भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है फिर, और सरकार नहीं चाहती है कि लोगों में इस तरह का भ्रम फैले कि कोविड की कोई चौथी लहर या पांचवी लहर आ रही है। और इस खतरे से बचाने के लिए सबसे पहले लोगों को खुद ही एहतियाती तौर पर कदम उठाने की जरूरत है, और बहुत अच्छी सलाह भी आपके द्वारा दी गई है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कोरोना की अगर वाकई में उस रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए जिसमें कहा जा रहा है कि मई तक ये कोरोना की जो चौथी लहर है वो अपने पीक पर होगी, तो ऐसे में आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।